डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसा डिज़ीज़ जो आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर लगभग हर एक 2 या 3 व्यक्तियों में से किसी एक को ज़रूर है। कुछ लोग इसके विषय में जान जाते हैं, कुछ लोग इसके विषय में इग्नोर करते रहते हैं। सो अगर आप इग्नोर करते रहते हैं, बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस ऐसे आते हैं जो अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप इग्नोर उसको करते रहते हैं, तो देन इट टेक्स अ वेरी ड्रास्टिक चेंजेस। तो बॉडी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंजेस आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस से। ठीक है, ऐसे तो डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? दैट इज़ अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज़। ठीक है, इसका सीधा संबंध जो है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब ये होता है कि कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, फैट्स का मेटाबॉलिज्म, यानी ऐसी जितनी भी एलिमेंट्स हैं जो हमें कैलोरीज देती, जो हमें एनर्जी देती है, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म, उनके मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिफेक्ट आता है। तो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 प्रोसेस होता है बेटा, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब ये होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना। इट मीन्स कोई चीज़ नई बनना। सपोज फॉर एग्जांपल कई सारे अमाइनो एसिड को, दिस इज द अमाइनो एसिड शॉर्ट फॉर्म, कई सारे अमाइनो एसिड को जोड़ के एक प्रोटीन बनाना। ठीक है, देन दैट इज द एनाबॉलिज्म। लेकिन एक प्रोटीन को अलग उसको क्या बोलते हैं, मोनोपेप्टाइड में तोड़ देना, यानी कि अमाइनो एसिड में ब्रेक कर देना, दैट इज द कैटाबॉलिज्म। तो कैटा मतलब काटो। ठीक है, सो जो पैनक्रियाज है, दैट पैनक्रियाज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, आज के समय में चाहे वो यंग्स हो, चाहे वो क्या मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, अगर हेरिडिटरी को छोड़ दे तो हमारा लाइफ स्टाइल जो है, हमारा खाना पीना जो है, हमारा जो कम सोना है, देर तक जागना है, जंक फूड्स को ले लेना है, ये सारे जो हमारी प्रैक्टिसेस है, ये सारी प्रैक्टिसेस जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस को जन्म देती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि पैनक्रियाज का क्या रोल है डायबिटीज़ मेलाइटिस में। पैनक्रियाज इज कॉल्ड अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ऐसे तो 2 ग्लैंड है, एंडोक्रिन ग्लैंड एंड एक्सोक्रिन ग्लैंड। तो जितने भी एंडोक्रिन ग्लैंड्स होते हैं, दे सीक्रेट्स द हॉर्मोन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल थायराइड सीक्रेट्स द हॉर्मोन्स। लेकिन पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हेट्रोक्रिन है, यानी कि वो एंडोक्रिन ग्लैंड की भी श्रेणी में आता है और एक्सोक्रिन ग्लैंड की भी श्रेणी में आता है। पहली चीज, ठीक है, एंडोक्राइन का ग्लैंड का मतलब ये होता है कि जो भी हॉर्मोन्स एंडोक्रिन ग्लैंड रिलीज करते हैं, दे रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट एनी चैनल। और एक्सोक्रिन ग्लैंड जो होते हैं, उनको अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करने के लिए डक्ट्स की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई एंडोक्रिन ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस को ब्लड में छोड़ देता है। जबकि एक्सोक्रिन ग्लैंड इज अ डक्ट ग्लैंड, यानी कि उसको एक नली चाहिए जिससे कि वो अपने सिक्रीशंस को एक टारगेट ऑर्गन तक छोड़े। तो पहली बात तो पैनक्रियाज ये दोनों रोल प्ले करता है। ठीक है, पैनक्रियाज का जो क्या कहते हैं एंडोक्रिन पार्ट है, उस एंडोक्रिन पार्ट की हम बात करेंगे। हालांकि पैनक्रियाज का बहुत बड़ा रोल एक्सोक्रिन भी है। एक्सोक्रिन मतलब बोलने से कि जो डाइजेशन का पार्ट है, उस डाइजेशन के पार्ट का रोल भी वो क्या करता है, निभाता है। लेकिन हम एक्सोक्रिन की बात नहीं करेंगे, हम एंडोक्रिन की बात करेंगे। ठीक है, तो पैनक्रियाज के पास बेटा सेल होता है, दैट इज कॉल्ड द आइलेट ऑफ लैंगरेंस। ये मोस्टली आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरेंस होते हैं। ये सेल्स में 3 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ऐसे तो कई सारे सिक्रीशंस करता है एंडोक्रिन ग्लैंड में भी पैनक्रियाज, लेकिन हम उन 3 मेन की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा सेल्स, तो पैनक्रियाज का पहला जो अल्फा सेल्स है, वो अल्फा सेल्स क्या रिलीज करता है, ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करता है। इसका काम ये होता है कि जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो होता है, जब वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ग्लूकागॉन, तो जब शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है तो लीवर में स्टोर्ड या सेल्स में स्टोर्ड जो ग्लूकोस है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि किस फॉर्म में है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। शुगर बेटा जो स्टोर होती है लीवर में, ठीक है, दैट या क्या बोलते हैं मसल्स में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब तुम्हारा काम तो है नहीं, तुमने ढेर सारे कपड़े खरीद लिए, उसको वो क्या होता है, कपड़े तुम्हें पहने नहीं, तुमने अलमारी में धर दिए।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अलमारी के अंदर धर दिया, घर नहीं फैला तो तुम उन कपड़ों को कपड़ा नहीं बोलोगे, अलमारी कपड़ा बोलोगे। तो ऐसे ही ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। पहली बात, ये ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है, जो हमारी बॉडी को एट अ टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन ब्लड में घूमती रहती है, उसको इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट ग्लाइकोजन में करके मसल सेल्स या फिर लीवर में स्टोर कर देता है। अब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, सपोज तुमने सुबह नाश्ता कम किया, खाना कम खाया, तो अब तुम्हें एनर्जी तो चाहिए। तो इसके पहले कि प्रोटीन टूटे या फैट्स टूटे, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस स्टेट, प्रोटीन टूटे या फैट्स टूटे, ठीक है, पहले शुगर टूटनी चाहिए। तो ग्लाइकोजन जो रहता है बेटा, वो ग्लाइकोजन किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। और इसको तोड़ने वाला कौन है, दिस हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द अल्फा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज का स्पेशल पार्ट है जिसे बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। तो व्हेन ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज और वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजीनोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक करना, जीनो मतलब पैदा करना। और किसको तोड़ा है, ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइको को तोड़ के ग्लूकोज बनाया है, गॉट दैट। सो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, तो उसको इंक्रीज करने के लिए कौन आता है, ग्लूकागोन। दिस इज क्लियर। नाउ फ्रॉम द बीटा सेल्स क्या रिलीज होती है, इंसुलिन। इसी का सारा खेला है। यानी कि जब आप अपनी डाइट को ले लेते हैं, कुछ भी खाओ, आपने कुछ भी खाया, तो बेटा वो जब मेटाबॉलिज्म होता है और उस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जब टूटने के बाद ब्लड का शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो जितना आपको आपके काम के अनुसार से यूज़अप है उस एनर्जी का, उतना तो यूज़अप हो जाता है। लेकिन अब आपने ज़बरदस्ती झुआ भर खा लिया है, फोकट का खाना मिला, झुआ भर खा लिया, अब उस लेवल का जो ब्लड के अंदर वो शुगर लेवल जो बढ़ गई है आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब वो बढ़ गई है, अब उसका क्या होगा, तो उसका काम, उस पर कौन काम करता है, इंसुलिन। यही से तुम समझोगे डायबिटीज मेलाइटिस। सो अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को लेना, और सेल्स के अंदर बेटा GLUT4 नाम का चैनल होता है, GLUT4। ये GLUT4 नाम का चैनल ओपन हो जाता है और शुगर उस सेल के अंदर घुस जाती है। और जब शुगर उस सेल के अंदर घुस जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्लूकोज प्लस आपने जो सांस ली उसका ऑक्सीजन, और यहाँ पर ही क्या बन जाती है, ATP। दिस इज अ एनर्जी करेंसी, और हम इसी एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ये नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब तुम खुद इमेजिन करते रहना कि ये नहीं होगा तो फिर ब्लड में शुगर लेवल क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा, क्योंकि वो यूज़अप ही नहीं हो रही ना, ठीक है। नंबर 2, डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, यानी कि उतनी आपने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट ले ली है, जितनी सेल एनर्जी बना सकता था उतनी बना लिया। अब उतनी शुगर का क्या होगा, उतने कार्बोहाइड्रेट का होगा क्या, वो कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बेटा। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके कहाँ घुसड़ देता है, लीवर के अंदर स्टोर कर देता है। मस्कुलोस्केलेटल मसल्स या मसल सेल्स या मायो फाइबर के अंदर क्या कर देता है, वो स्टोर कर देता है, मसल सेल्स के अंदर स्टोर कर देता है। फिर जब कभी आप स्टारवेशन में आए, अब तो वो स्टोर हो गई, आप स्टारवेशन में आए, जल्दी जल्दी में नाश्ता करना भूल गए, आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, तो फिर किसका रोल आएगा, ग्लूकागॉन का। वो उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को लीवर से निकालेगा, मसल सेल से निकालेगा और तुम्हें एनर्जी देगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है। नाउ अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड बाय सेल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि सेल्स जो है उस अमाइनो एसिड को लेते हैं जो आपने खाया है, उस अमाइनो एसिड के चेन को जोड़ के एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की चेन बना देते हैं। यानी कि प्रोटीन भी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक किसके पास है, इंसुलिन के पास है, ठीक है। सेम एज सिंथेसिस ऑफ फैट्स, यानी सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। तो इंसुलिन क्या करता है, फैट्स को भी बना देता है। यानी कि बहुत दिन तक अगर आपने उस उस ग्लूकोज को जो लीवर या मसल सेल्स में स्टोर्ड है, आप कोई ऐसा मेहनत वाला काम नहीं कर रहे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और डाइट पे डाइट खाए जा रहे हैं, तो दैट ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू फैट। दिस इज द एग्जाम्पल, या यही काम करता है इंसुलिन, सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड स्टोरेज इन
साइट्स, यानी कि वो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जो स्टोर किया था इंसुलिन ने, आप ऐसा काम ही नहीं करते कुछ महीने तक काम, अब वो धीरे धीरे किसी में कन्वर्ट हो जाएगी फैट्स में। तभी आप देखते हैं कि लीवर क्या हो गया, मतलब जो लोग अल्कोहल नहीं भी लेते हैं तो फैटी लीवर हो गया, तोंद बड़ी बड़ी निकल आई, क्योंकि एडिपोसाइट्स यानी कि जो ऐसा सेल, एडिपोसाइट इज अ सेल, फैट सेल, जहाँ पर ये फैट्स जाके स्टोरेज हो जाते हैं। तो मोटे मोटे तोंद निकल गई, थुल हाथ निकल गया, मोटे मोटे से गाल निकल गए, ऐसे लटक रहे हैं गाल, क्योंकि आप उसे यूज़ तो कर ही नहीं रहे हैं। तो होगा क्या उसका, गॉट द पॉइंट। सो दैट इज द लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस मतलब, तो फिर मैंने बताया ना नया, लाइपो मतलब फैट्स, यानी कि एक नए मटेरियल से उस ग्लूकोज से बिना यूजअप जो आपने इस्तेमाल नहीं किया उसका फैट में कन्वर्ट हो जाना है। नाउ प्रिवेंटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यहाँ बेटा एक नया वर्ड आया है नियो, यानी ऐसा कैलोरी पार्ट, सपोज प्रोटीन है, सपोज फैट्स है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसको तोड़ना आसान होता है। कार्बोहाइड्रेट आपने तोड़ दिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब तोड़ दिया अब वो यूज़ अप हो गया। शुगर के मामले में ये जो डायबिटीज़ के मामले में ये जो शुगर ब्लड के अंदर टहल रही है, जब तक ये सेल के अंदर नहीं जाएगी एनर्जी नहीं बनाएगी, ठीक है। अब जब एनर्जी नहीं बनाएगी तो पेशेंट को मतलब लेथार्जिक लगेगा, तो उससे तो एनर्जी चाहिए। अब उसे एनर्जी चाहिए तो वो उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी और अपने लिए क्या बना लेगी, शुगर। उस फैट्स को ब्रेक डाउन करेगी और अपने लिए क्या बना लेगी, शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करके क्या करेगी, अपने लिए ग्लूकोज बनाएगी। जबकि प्रोटीन का पार्ट क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर, लेकिन वो काम तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए थी। तो उस कंडीशन में सेल्स तो टूटते हैं क्योंकि ग्रोथ एंड रिपेयर तो हो ही नहीं पा रही, लेकिन एनर्जी आपको मिलती रहती है। और जिस दिन प्रोटीन पूरी खत्म हो जाएगी, आपके मसल की प्रोटीन खत्म हो जाएगी, सब तरह की प्रोटीन, तो आप एकदम सूखे से मरियल टट्टू जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि इस प्रोटीन और फैट्स का कार्बोहाइड्रेट में बदल जाना, इसको क्या करता है, प्रिवेंट करती है इंसुलिन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ द डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स दे रिलीज सोमैटोस्टेटिन, दे रिलीज सोमैटोस्टेटिन। तो बेटा ये सोमैटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करते हैं डेल्टा सेल्स, जिसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता रहता है, जिससे हमारी हाइट क्या होती है, बढ़ती है, या हमारी विड्थ क्या होती, बढ़ती है टाइम बाय टाइम। तो इतना ज़्यादा ना रिलीज़ हो जाए तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा ना। तो रोकने के लिए कौन निकल के आता है, सोमैटोस्टेटिन। इसको आप क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। तो दिस इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि जब इंसुलिन का काम, अब उसको लग रहा है कि नहीं ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो गया, तो भाई रुक जा। दैट ऑल्सो इनहिबिट द ग्लूकागॉन, कि भाई तू बहुत ज़्यादा शुगर बाहर निकाल लिया, लेवल बढ़ रहा है तो तू रुक जा। एंड ऑल्सो inhibits the secretion of growth hormones which are secreted from the anterior pituitary. Got the point? डाल दिया जाता है। Got the point? चलो, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, इसी में तुम इटियोलॉजी फिटियोलॉजी, ऐसे तो हेरिडिटरी एक कॉज है, हेरिडिटरी इज द कॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, लेकिन टाइप्स के हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसके 3 टाइप्स, ऐसे तो कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग 3 मेन टाइप की बात करेंगे जो हमको देखने को मिलती है। दैट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि टाइप 1 इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज। ठीक है, जुवेनाइल मतलब यंग एज में, यंग एज के जो डायबिटीज़ होते हैं ना, दैट इज अ जुवेनाइल डायबिटीज़, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट यानी इसमें पेशेंट को इंसुलिन चाहिए ही चाहिए होगा। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा टाइप क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। दिस इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। दिस आगे बात करते चले जाएंगे। तीसरा है बेटा गैस्टेशनल डायबिटीज़, ये बिल्कुल नया है, नया मतलब नहीं है, गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। सो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो है बेटा, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, इसमें क्या होता है, जो आइलेट ऑफ लैंगरेंस हैं, जो कि इंसुलिन या ग्लूकागॉन वॉट एवर दे आर सिक्रेटिंग, इंसुलिन हो, ठीक है, हम इंसुलिन की बात करेंगे क्योंकि डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो इंसुलिन सिक्रीट करने वाले जो बीटा सेल्स हैं,
आइलैंड ऑफ लैंगरेंस के, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और तुम्हें पता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं, हमारी खुद की जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही सेल को नहीं पहचानती है और हमारे सेल को क्या कर देती है, फाइगोसाइटिक रिएक्शन, यानी कि उस सेल को खा जाती है। ठीक है। सो ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि अब इंसुलिन नहीं निकलेगी, यानी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं निकलेगी। तो जब बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं निकलेगी तो हमेशा ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगा बेटा, बड़ा रहेगा। और जब इंसुलिन निकल ही नहीं रही, थोड़ी भी नहीं निकल रही है, तो आपको इंजेक्शन इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, बेटा ये थोड़ा सा मिडिल एज में होता है। मिडिल एज में होता है, वो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे डाइटरी हैबिट्स की वजह से, एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कुछ नहीं होती, झुआ भर जंक फूड खाए जा रहे हैं, अल्कोहल लिए जा रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग लिए जा रहे हैं, वेट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, इन सारी कंडीशंस में क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। और इसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो सीक्रेट होती है, इंसुलिन सीक्रेट हो रही है, आइदर नॉर्मल और आइदर लेस, ठीक है, बट जो सेल्स का रिस्पॉन्ड है, सेल्स रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, वो नहीं हो रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है, यानी कि जैसे अभी हमने देखा था कि सेल्स के अंदर इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर को डाल देता है और दैट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ही तो सेल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है इंसुलिन के प्रति। नंबर 1, या तो इंसुलिन क्या हो रही है, लो सिक्रीट हो रही है। अगर नॉर्मल सिक्रीट हो रही है तो सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। गॉट द पॉइंट। इसका कारण क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है, जंक फूड आपके जाता है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ठीक है, सेडेंटरी वर्क है, दिस आर ऑल द थिंग। मतलब लाइफ स्टाइल से ये क्या है, रिलेटेड रहता है, मोस्टली लाइफ स्टाइल से ये रिलेटेड रहता है। ठीक, इसमें जो बढ़ी हुई शुगर रहती है, इट इज़ ऑन, इसका जो मैनेजमेंट है दैट इज़ ऑन ओरल मेडिकेशन, या कभी कभी ज़रूरत पड़ती है जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो जाता है तो फिर इंजेक्शन इंसुलिन भी इसमें दिया जाता है। लेकिन मोस्टली ये ओरल मेडिकेशन से क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, जबकि ये नहीं होती। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस मतलब ये होता है कि इट ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, दैट इज़ फॉर अ टाइम बीइंग। ठीक है, यानी कि जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी, जैसे ही पार्चुरेशन हो जाएगा, एंड दैट शुगर लेवल विल बी रेड्यूस और नॉर्मल हो जाएगा। मगर इनकेस अगर नॉर्मल नहीं हुआ, इनकेस अगर नॉर्मल नहीं हुआ, सो दिस गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस इज हैव अ रिस्क टू कन्वर्ट इनटू टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। गॉट द पॉइंट। फिर आप एक शब्द हमेशा सुनते होंगे, प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़, अरे प्री डायबिटीज़ में आप आ गए, प्री डायबिटिक है ना, एक शब्द आप हमेशा, डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक आप आ गए, ठीक, क्या है ये प्री डायबिटिक? मतलब ये होता है कि रेगुलरली आप ब्लड टेस्ट जो करा रहे हैं उसके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए, वो ब्लड शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल से क्या हो रहा है, ऊपर मिल रहा है। अभी हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट में ब्लड शुगर लेवल हमेशा ऊपर मिल रहा है, मगर क्या है कि डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है भी कि नहीं। सपोज़ कभी आपका आ रहा है 140, कभी आ जा रहा है 110, कभी आ जा रहा है 170, कभी आ जा रहा है 99, तो ये कर नहीं पा रहे। लेकिन जब एक टेस्ट होता है HbA1c जो कि 2-3 महीने की रेंज को दिखाता है, वो क्या रहता है, दैट इज़ 6 या 6.2 हो गया। जैसे ही आप 5.7 से ऊपर बढ़े, 6 से ऊपर बढ़े, आप प्री डायबिटिक में आ गए। ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ बेटा। अब हम लोग देखेंगे डायबिटीज़ के साइन सिम्टम्स। अब तुम समझ जाओ, ठीक है, तुम्हारे पास शुगर तो भर भर के है मगर एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रही है। ठीक, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो इंसुलिन पहले तो प्रिवेंट करता है कि प्रोटीन और फैट्स को ना तोड़े एनर्जी के लिए, लेकिन जब आपकी वो शुगर जो ब्लड स्ट्रीम में पड़ी हुई है वो तो एनर्जी के लिए यूज़ ही नहीं हो रही है, तो बॉडी सेल्स को तो एनर्जी चाहिए ना, आप तो काम करे जा रहे हैं, तो बेटा वो प्रोटीन और फैट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि जब आप कभी फास्टिंग में रहते हैं और आपकी शुगर जो स्टोर्ड है वो ख़त्म हो जाती है, तो प्रोटीन और फैट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले ग्लूकोज खत्म हो गया, प्रोटीन टूटेगी, लास्ट में क्या टूटता है, फैट। इसलिए मोटी मोटी तोंद लेके जब आप खूब दौड़ते
अरे यार 2 साल से दौड़ रहे हैं, पतले ही नहीं हो रहे, कैसे पतले होंगे? फैट्स तो बहुत 9 किलो कैलोरीज देता है, इज़न्ट इट? तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। चलो बेटा, इसके 3 कार्डिनल साइन सिम्टम है। कार्डिनल साइन सिम्टम मतलब ये होता है कि ये तो दिखाई देंगे। सो वन इज़ पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब होता है बहुत अत्यधिक प्यास लगना। देन पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा पेशाब जाना। एंड पॉलीफेजिया, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो ये 3 साइन सिम्टम्स इसको बोलते हैं कार्डिनल साइन सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। ये 80 to 90% पेशेंट्स पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बेटा, फिर थक जाएगा, फटीग। ठीक है, ब्लड विजन। अब ब्लड विजन मतलब क्या है? यानी कि आपने डायबिटीज़ को ठीक नहीं किया। लोग कहते हैं ना, नीम की पत्ती चाट लो, करेला चाट लो, गोबर खा लो, गौमूत्र पी लो तो शुगर नॉर्मल हो जाएगा। दिस आर ऑल थिंग्स आर बकवास। शुगर बिना इंसुलिन के नॉर्मल नहीं होगी। शुगर बिना इंसुलिन के सेल्स में यूज़ अप नहीं होगी बेट। तो ये बताओ सबको, जो कहते हैं हम करेले का जूस पीते हैं, हम नीम का जूस पीते हैं, हम गोबर खा लेते हैं, हम ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, हमारी शुगर नॉर्मल है, वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फटीग, ब्लड विजन, हाँ, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, उसको पता नहीं चलता यार मेरा वेट क्यों लॉस हो रहा है ना। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, नंबनेस यानी कि सुन्नपन आ जाएगा, या टिंगलिंग। टिंगलिंग मतलब जैसे झुनझुनी चढ़ जाती है ना, कहाँ पर? हैंड्स में, फीट्स में। देखो कहाँ कहाँ बढ़ रहा है। ये शुरुआत हो रही तो आप फटाफट वो कर लो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कहीं भी इंजरी हो गई तो स्लो हीलिंग, चाहे वो कट्स हो या कोई सोर मतलब कहीं घाव हो गया हो, तो उसकी हीलिंग क्या हो जाती है बेटा? स्लो हो जाती है। ठीक है, और ऐसे डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन हो जाता है। और फीमेल में उसको बोलते हैं प्लूराइटिस वल्वे, यानी जो वल्वा होता है वजाइना के पास, प्लूराइटिस वल्वे, वहाँ पर ही ईस्ट का इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दीज आर द सम साइन सिम्टम्स। अच्छा, एक चीज़ और है, जब फैट्स टूटने लगता है ना, व्हेन फैट्स इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, यानी कि आपका ग्लूकोज खत्म हो गया, प्रोटीन खत्म। ग्लूकोज खत्म क्या हो गया? डायबिटीज़ की वजह से तो वो ग्लूकोज यूज़अप ही नहीं हो रहा है, तो एनर्जी के लिए प्रोटीन खत्म हो गई। अब प्रोटीन खत्म हो गई तो बेटा क्या होगा? फैट्स टूटेगा। जब फैट्स टूटता है ना, जब फैट्स का मेटाबॉलिज्म वो होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, तो दे प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज़, है ना। अब कीटोन बॉडीज़ क्या होती है? यूरिन में चली आती है। तो यूरिन के जब हम लोग नॉर्मल रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराते हैं तो उसमें दिखाता है कि कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट 2-3, और उसमें शुगर भी प्रेजेंट रहेगा, यानी कि वो शुगर यूज़ भी नहीं हो रहा है, तो फैट्स टूट रहा है, प्रोटीन तो पहले ही टूट चुका है, तभी तो आप सूख के कांटा हो गए हो। ठीक है, मतलब आप नहीं, जो पेशेंट है वो। ठीक है, तो यूरिन से बाहर चला आता है। ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये बहुत ही खतरनाक स्टेज है। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सो दीज आर द साइन सिम्टम्स। ठीक है, चलो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक, पानी पानी सब चीनी चीनी हो गया है, हर तरफ चीनी ही चीनी हो गई है। चलो, तो पहले तो हम लोग नॉर्मली बेटा फास्टिंग ब्लड शुगर करा लेते हैं। ठीक है, अब जब फास्टिंग ब्लड शुगर कराते हैं किसी का भी, तो उसमें 3 कैटेगरी निकल के आती है। वन इज़ नॉर्मल, वन इज़ प्री डायबिटिक एंड वन इज़ डायबिटिक। ठीक है, अगर नॉर्मल है बेटा तो क्या होगा? लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेकालीटर। सोच लो, बता दो नाना दादा काका घर में जो भी है कि फास्टिंग ब्लड शुगर कर रहे हैं, इट शुड बी लेस देन 100 मिलीग्राम। ठीक है, तो नॉर्मल है। और अगर 100 से 125 मिलीग्राम पर डेकालीटर है तो दैट इज़ प्री डायबिटिक। ठीक है, और डायबिटिक 126 मिलीग्राम पर डेकालीटर से मोर रेगुलरली अगर ऐसी आ रही है तो। ठीक है, सो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर बेटा ये सबसे अच्छा टेस्ट होता है HbA1c, ये हीमोग्लोबिन में कंटेन करने वाली शुगर है। तो HbA1c ये 2 से 3 महीने की आपकी शुगर की रेंज को क्या कर देता है? दिखा देता है। आप एक दिन का फास्टिंग किए, फिर 20 दिन बाद एक दिन फास्टिंग किए, ठीक है, लेकिन HbA1c एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो कि एक बार में उस 2 से 3 महीने की जो रेंज आपकी रही होगी शुगर की, वो इकट्ठा दिखा देता है।
ठीक है। तो बेटा ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इससे एकदम कन्फर्म्ड हो जाता है। तो इसमें वही 3 कैटेगरी, नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। तो नॉर्मल की रेंज कितनी है बेटा, दैट इज़ लेस देन 5.7%, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं, ये है प्री डायबिटिक है, दैट इज़ 5.7 to 6.4%। यानी कि किसी का ये आ रहा है घर में, यानी वो डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहा है, और डायबिटीज़ मोर देन 6.4%, ठीक है, मोर देन 6.5% ये डायबिटीज़ में आ गया, यानी कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ बेटा करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का पहले ब्लड सैंपल निकाल लेते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, उसके बाद उसको क्या करते हैं, ओरली ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। तो कई कई किताब में लिखा है कि ग्लूकोज बेवरेजेस, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पाउडर पेशेंट को पानी में घोल के पिला देते हैं। उस टाइम को नोट करते हैं, एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद फिर क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट और करते हैं, और उस वक़्त का शुगर लेवल देखा जाता है। तो इसमें भी 3 कैटेगरी, नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेकालीटर इज़ नॉर्मल, व्हाट द पॉइंट, और 141 से 199 मिलीग्राम पर डेकालीटर इज़ प्री डायबिटिक, ठीक है। और डायबिटिक क्या है, 200 से मोर पर मिलीग्राम पर डेकालीटर। ये तीसरा टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर आरबीएस कर लो। आपको पता है पेशेंट तुरंत आया, आपको पता नहीं कोई सर्जरी करनी इमीडिएट, तो भैया आरबीएस कर लो, ठीक है। तो आरबीएस क्या है, दैट इज़ रैंडम ब्लड शुगर। आरबीएस इज़ अ रैंडम, मतलब रैंडम कभी भी आ गया पेशेंट, पता नहीं कब खाना खाया या नहीं खाया, जो भी है, लेकिन कोई प्रोसीजर कर रही है, उसका शुगर अपने को चेक करना है, तो रैंडमली ब्लड शुगर चेक कर लो। तो इसमें बेटा प्री डायबिटिक का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये तो रैंडम है ना। तो ये नॉर्मल और डायबिटिक दोनों में अगर आरबीएस आपने किया, इफ इट इज़ लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेकालीटर, और अगर डायबिटीज़ है तो मोर देन 201 मिलीग्राम पर डेकालीटर, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया ब्लड शुगर के लेवल को, लेकिन अपने को ये भी तो देखना है कि टाइप टेस्ट, एंटीबॉडीज़ टेस्ट एंड सी पेप्टाइड टेस्ट, ठीक है। ये एग्जैक्ट हमको बता देता है कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है कि पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, गुड द पॉइंट। चलो मैनेजमेंट देखें। तो आज के बाद ये सब को बता दो जो डायग्नोज्ड हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, देयर इज़ नो क्योर ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। कोई क्योर नहीं है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, यू कैन ओनली कंट्रोल इट, दिस इज़ द फर्स्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सो बेटा आपको सबसे पहले क्या बदलवानी है, एजुकेशन दे के लाइफ स्टाइल बदलो, हेल्दी खाना खाओ। हम लोग डाइट प्लान की बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करें, ठीक है। तो बेटा बैलेंस डाइट, टाइमली डाइट, बैलेंस डाइट, ठीक है। चाहे जितनी भी भूख लगे, क्योंकि पॉलीफेजियस का वन ऑफ द सिम्टम्स है, तो झुआ भर नहीं खा लेना है कि सुबह नाश्ते में उठे 12 रोटी, दोपहर में खाए फिर 12 रोटी, हौदा भर के चावल, तसला भर के चावल, रात में फिर 12 रोटी, हौदा भर के चावल, तसला भर के चावल। अरे यूज़ कहाँ कर रहे हो उसको, यूज़ तो कहीं हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल बेटा बैलेंस डाइट, टाइमली एंड कंट्रोल्ड डाइट। पूरी डाइट प्लान की बात करेंगे, अभी नहीं, बाद में, ठीक है। फिर बेटा दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। वेट मैनेजमेंट, यानी कि तोंद निकली जा रही है तो मस्त दारू पी के सो रहे हैं, ठीक है। वेट मैनेजमेंट करना है, स्मोकिंग को छोड़ना है, क्विटिंग स्मोकिंग, और अल्कोहल को क्या करना है, लिमिटेड कर देना है, ठीक है। उसके बाद बेटा मेडिकल मैनेजमेंट आता है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस को तो खैर इंसुलिन देना पड़ता है, इंजेक्शन इंसुलिन।
तो इंजेक्शन इंसुलिन पेशेंट को सिखाना पड़ता है, पेन वाली अलग आती है, अपने से इंसुलिन सिरिंज से लगाने की अलग आती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्या बोलते हैं सीवेरिटी ऑफ द डायबिटीज़ एंड द टाइप ऑफ इंसुलिन, मगर इंसुलिन देते हैं इसमें, ठीक है। तो अब पहले तो हम लोग क्या करते थे, जानवरों से बनाते थे पोर्केन इंसुलिन, बोवाइन इंसुलिन, यानी कि पोर्क को मारा जाता था, उसके पैनक्रियास से निकाल के और इंसुलिन को बनाई जाती थी। उसी तरीके से बोवाइन से मतलब कैटल से किया जाता था। अब तो बायोटेक से हो गया एप्लीकेशन, और बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ाई होगा कि चेन इसकी होती है, ए चेन, बी चेन एंड सी चेन, ठीक है। इस सी चेन को काट दिया जाता है, ये सब माइक्रोस्कोपिक होता है। काटने के बाद ए और बी चेन को जोड़ दिया जाता है, जुड़ जाती है किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब भी जुड़ जाती है बेटा, तो बायोटेक वालों का क्या काम है कि इसको किस में डाल देते हैं, किसी भी वेक्टर में। वेक्टर क्या है, ई कोलाई, और ये ई कोलाई के अंदर ए और बी पेप्टाइड जो चेन है वो बढ़ती जाती है, फिर उसको अपना इंडस्ट्रियल लेवल पर क्रश करके जो भी अपना करते हैं प्रोसेसिंग करके उससे इंसुलिन बना ली जाती है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी के आने की वजह से जानवरों का मरना कटना कम हो गया है, ठीक है बेटा। देन शुगर मॉनिटरिंग आपको हमेशा करनी मैनेजमेंट में। सिंपल चीज़ें हैं, शुगर मॉनिटरिंग आपको हमेशा करनी है, ब्लड प्रेशर आपको हमेशा मॉनिटर कराना है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा मॉनिटरिंग करते जाना है, ठीक है। ये इतनी सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई है। और नंबर 1 लास्ट, एजुकेशन एंड सपोर्ट। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम पढ़े लिखे हो, ये एजुकेशन दो उनको कि डायबिटीज़ करेला से, नीम से, गोबर खाने से इससे ठीक नहीं होता, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। प्रॉपर डॉक्टर को दिखाओ, डायग्नोसिस बनवाओ, ट्रीटमेंट लो। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस तो दवा खाने में क्या परेशानी है, आप मॉनिटरिंग करते रहो कब अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड सपोर्ट, जो लोग भागते हैं तो उनको ऐसे लोगों के बीच में लेके जाना है कि जिनको डायबिटीज़ है और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं अपना मेडिकेशंस लेके, ठीक है। लेकिन बेटा इन सब के